दूध 235 रुपीज पर लीटर, चिकन 750 रुपीज पर किलो, आटा 300 रुपीज पर किलो, चीनी 375 रुपीज पर किलो, पेट्रोल 275 रुपीज पर लीटर, डीजल 262 रुपीज पर लीटर। अगर आपके आसपास भी चीजों के दाम कुछ इस तरीके से बढ़ने लग जाएं तो कैसा महसूस करेंगे आप? अगर आपके घर की ईएमआई रातों रात डबल हो जाए, बच्चों की ट्यूशन फीस रातों रात 3 गुनी हो जाए, जो बिजली का बिल आपका 1000 रुपए का आ रहा था वो बढ़ के 4 से 5000 रुपए का हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? और बस इतना ही नहीं, इसके साथ कमाई के जो रास्ते हैं, जो इनकम के सोर्सेज हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगे। मतलब खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं और कमाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है तो कैसा लगेगा आपको? शायद आप सड़कों पे उतर आएंगे, शायद आप आंदोलन करना शुरू कर देंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगेंगे, घर के खर्चे नहीं चल पाएंगे, बच्चों की पढ़ाई से लेकर के बुजुर्गों की दवाई तक सब रुक जाएगी। भगवान की दया से हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही हाल है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हो रखा है। वहाँ की इकोनॉमी का एक पैर कब्र में है तो दूसरा पैर लड़खड़ा रहा है। पाकिस्तानी कहा करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, घास खाना पड़ जाए, लेकिन एटम बम तो बना के रहेंगे। उन्होंने एटम बम तो बना लिया, लेकिन आज नौबत सच में घास खाने की हो रखी है, क्योंकि पाकिस्तानी खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सरकारी राशन की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग गेहूं और चावल के ट्रकों का पीछा कर रहे हैं बाइक से, ताकि थोड़ा बहुत लूट सके। खाने पीने की चीजें 2 गुनी 3 गुनी महंगी हो चुकी हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन वहां पे 31% तक पहुंच गया है, जो कि साल के लास्ट तक और बढ़ने की संभावना है। कंपैरिजन के लिए इन्फ्लेशन का जो ग्लोबल एवरेज है वो 8.75% ही है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि वहां पे हालत कितनी बुरी होगी। पूरे देश में ब्लैकआउट हो रहे हैं। सरकार के पास लोगों को प्रोवाइड करने के लिए बिजली नहीं है, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बिजली का बिल भर सके, और बिजली कंपनीज के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने कंपनी को चालू रख सके। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। सरकार ने इस समस्या से लड़ने के लिए एक पॉलिसी निकाली है कि रात को 8:30 बजे के बाद कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल या दुकानें खुलेंगे नहीं। अब लोग अगर दुकान नहीं खोलेंगे तो कमाएंगे कैसे, और कमाएंगे नहीं तो बिल भरेंगे कैसे? तो ये साइकिल जो है वो चलता ही रहेगा। हालत इतनी बुरी है कि हॉस्पिटल्स में बिजली नहीं होने की वजह से लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में है, जैसे कि टेक्सटाइल वगैरह, वहां प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि बिजली नहीं है। सिर्फ ब्लैकआउट की वजह से पूरे पाकिस्तान की जीडीपी लगभग 4% से नीचे आई है। एक साल के अंदर में पाकिस्तान की करेंसी 40% से नीचे गिर करके डॉलर के अगेंस्ट 267 रुपीज के आसपास पहुंच चुकी है, जिससे खाने पीने से लेकर के जरूरत की सारी चीजों को इंपोर्ट करना पाकिस्तान में 40% और महंगा हो गया है। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.5% तक पहुंच चुका है। लगभग 10 लाख लोगों के ऊपर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल डेट है, मतलब टोटल लोन है, वो 222 बिलियन डॉलर का है, जिसमें से 126 बिलियन डॉलर एक्सटर्नल है, मतलब बाहर के लोगों का है या बाहर से लिया हुआ है। अब ये जो है टोटल पाकिस्तान के जीडीपी का 65 to 70% बनता है, और ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए, चाइना, जापान, ये लोग अपने जीडीपी का 200, 300, 400% तक लोन ले लेते हैं। तो इसके बावजूद ये लोग अच्छा कर रहे हैं और पाकिस्तान बहुत बुरी हालत में है। ऐसा कैसे? इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर आपको 100 रुपए का लोन लेना है, जो कि आपको 10% इंटरेस्ट पे मिल रहा है, और आप 5 सालों के लिए लेते हैं, तो आपको साल में लगभग 25 रुपए 50 पैसे के आसपास वापस करने रहेंगे, जिससे भी आपने लोन लिया है उस इंसान को या उस इंस्टीट्यूशन को। तो अब 100 रुपए का लोन लेने के लिए आपको 100 रुपए कमाने की जरूरत नहीं है। अगर आप साल का 40-50 रुपए भी कमाते हैं, तो अपने जरूरत के खर्चों को पूरा करने के बाद इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो अमाउंट है वो आप वापस कर पाएंगे। आज पाकिस्तान की इनकम उतनी भी नहीं है, पाकिस्तान उतना भी नहीं कमा पा रहा है। पाकिस्तान को सिर्फ इस साल में लगभग 22 बिलियन डॉलर का लोन वापस करना है, जिसमें से 3 बिलियन डॉलर तो उसको कुछ अगले महीने ही वापस करना है। और पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है, यानी कि वो बैलेंस जहां से पाकिस्तान अपने इंपोर्ट के खर्चे और इस तरह के एक्सपेंसेस को पूरा करता है, वो सिर्फ 3.2 बिलियन डॉलर के आसपास बच गया है। यानी अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो वो कर्जा चुकाए या तो वो खाना खाए। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 23 करोड़ के आसपास है, जो कि वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट है, और वहां की बहुत सारी पॉपुलेशन अभी भी यूथ है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी वहां के लोग कमा क्यों नहीं पा रहे हैं? ध्यान देने की बात यह है कि पाकिस्तान की हालत शुरुआत से इतनी खराब नहीं थी। जब इंडिपेंडेंस मिली थी पाकिस्तान को, तो उस समय इंडिया की पॉपुलेशन 34 करोड़ थी और पाकिस्तान की सिर्फ 7 करोड़ थी। और जो टोटल कैश बैलेंस था हमारे पास, उसमें से लगभग 75 करोड़ पाकिस्तान को मिला और 325 करोड़ इंडिया को मिला। अगर पर सिटीजन बेसिस पर देखते हैं तो पाकिस्तान के हर एक सिटीजन को 10 रुपीज 71 पैसे के आसपास का अमाउंट मिला था, और इंडिया के हर सिटीजन को 9 रुपीज 55 पैसा मिला था जब इंडिपेंडेंस हमारे कंट्री को मिली थी। पाकिस्तान इंडिया से 3.5 गुना 3.5 टाइम्स छोटा था, और उसके बाद भी टोटल आर्मी बेस का 1/3 पाकिस्तान को मिल गया।
इंडिपेंडेंस के टाइम पे पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया से ज्यादा थी। पाकिस्तान के पास वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड्स थे पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के पास $1 ट्रिलियन के मिनरल रिजर्व्स थे। पाकिस्तान के पास एक छोटा एरिया और कम डाइवर्सिटी थी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वहां के मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम थी, और जो नहीं थे या तो उनको मार दिया गया या उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करवा दिया गया। तो इन सब के बाद भी पाकिस्तान की हालत आज इतनी बुरी क्यों है कि वहां खाने को लेकर के लाले पड़े हुए हैं, आज समझेंगे हम इस वीडियो के अंदर में। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव प्रकाश और आप देख रहे हैं द वैल्यू माइंडसेट। Oil is not new to Pakistan, whether it is political or economic, and this time both are knocking on its door. जब से ये दो खानदान आए हैं, हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया। Skyrocketing inflation, a crumbling economy, and a reported collective loot. This seems to be the story of Pakistan at present. पाकिस्तान में मोहम्मद जिन्ना के बाद कोई बड़ा लीडर कभी उभर के सामने नहीं आ पाया, क्योंकि अगर किसी ने आगे आने की कोशिश करी तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने उसको आगे आने नहीं दिया। पाकिस्तान को पाकिस्तान की सरकार नहीं, वहां की मिलिट्री ऑपरेट करती है। इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक पाकिस्तान में टोटल 29 प्राइम मिनिस्टर्स बने, लेकिन किसी ने भी अपना 5 साल का पूरा टर्म कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि या तो उनको मरवा दिया गया या तो वहां पे तख्ता पलट हो गया। जब भी कोई सरकार या कोई इंसान वहां पे पावर में आने की कोशिश करता है तो वहां की मिलिट्री को वो पसंद नहीं आता है और वो उसको साइड करने की कोशिश करती है। अभी रिसेंटली एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर में पूरी रैली के बीच में गोली चल गई, और उसके बाद भी वहां की एजेंसीज ये पता नहीं लगा पाई कि इसके पीछे किसका हाथ है। अब जहां पर सरकार ही सेफ नहीं है, जहां के लीडर्स सेफ नहीं है, जहां की प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं है, वहां पे सिटीजन्स का क्या हाल होगा, आम जनता का क्या हाल होगा। और इसी डर की वजह से जब भी वहां पे कोई सरकार बनती है तो वहां के लीडर्स का सिर्फ एक गोल होता है कि जल्दी से जल्दी अपनी तिजोरी भरी जाए। वो चाहते हैं कि वो मिलिट्री से बना के रखे, क्योंकि उनको पता है कि अगर नहीं बनी तो कभी भी टाटा बाय बाय हो सकता है। वहां की सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा दिन तक पावर में रह सके, और इसीलिए पीपल प्लीजिंग पॉलिसीज के ऊपर में उनका ज्यादा ध्यान रहता है इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजों पे तब भी सब्सिडी मिलती रहती है जबकि वहां की इकोनॉमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है। इसी शॉर्ट टर्म प्लानिंग और सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से वहां की इकोनॉमी का बुरा हाल हो रखा है। वहां पे करप्शन, फ्रॉड और स्कैम हद से अधिक बढ़ चुका है। अगर कोई सरकार चाहती भी है कि वहां कुछ अच्छा करे तो वो कर नहीं पाती है, क्योंकि जो सरकार खुद 5 साल नहीं टिक पाएगी वो 5 साल की पॉलिसी क्या बनाएगी। वहां की मिलिट्री का सिर्फ एक एम है कि खुद को रईस बनाना। तभी तो इतनी बुरी इकोनॉमिक सिचुएशन में भी वहां के जीडीपी का 15% सिर्फ डिफेंस बजट पे जाता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि चाहे देश के लोग नमक रोटी खा ले, लेकिन कश्मीर उनको लेकर के रहना है। जो उनके पास है वो उनसे संभल नहीं रहा, और कश्मीर के बिना उनका चल नहीं रहा। जिस तरीके से लाहौर और कराची के लोग बेरोजगारी, भुखमरी और अंधेरे में अपना जीवन जी रहे हैं, वो चाहते हैं कि शायद कश्मीरी भी उसी तरीके से अपना जीवन जिए, इसीलिए कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं। वहां की आर्मी किसी भी इंडस्ट्री को नहीं छोड़ती है। मतलब सीमेंट से लेकर के फर्टिलाइजर तक, ब्रेड से लेकर के टीवी और मीडिया तक, हर तरह की इंडस्ट्री में वहां की आर्मी ऑपरेट करती है। अब दिक्कत इस बात से नहीं है कि वो बिजनेस कर रहे हैं, दिक्कत इस बात से है कि अपने पावर का अनड्यू एडवांटेज लेकर के वो चीजों को अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री को इनकम टैक्स से भी एग्जम्पशन है, वो लॉज को अपने हिसाब से बेंड कर लेते हैं। अब जब आपके कंपटीशन में कोई इतना पावरफुल, इतना बड़ा प्लेयर खड़ा होगा तो आप वहां कंपीट करना ही नहीं चाहेंगे। इसी वजह से कोई प्राइवेट प्लेयर वहां पे बड़ा बन ही नहीं पाता है, वहां पे कोई इंडस्ट्री डेवलप कर ही नहीं पाती है। पाकिस्तान में सिर्फ 1% लोग हैं जो अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं, और वो है मिलिट्री और सरकार से जुड़े हुए कुछ गिने चुने लोग। जैसे इंडिया के अंदर में जो सरकार है वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है। वहां की जो सरकार है वो ऑफ द 1%, बाय द 1%, फॉर द 1% है। पाकिस्तान ने कभी खुद को एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाने के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। मतलब इंडस्ट्री डेवलप करना, स्किल एनहांस करना, एजुकेशन, इन चीज़ों से उनका कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि इन चीज़ों में लगता है समय और चाहिए होता है पेशेंस। लेकिन उनको जल्दी से जल्दी कश्मीर लेना था, जिसकी वजह से उनको ढूंढना था कुछ 25 दिन में पैसे डबल करने वाला स्कीम, यानी कि कोई लक्ष्मी चिटफंड। और उनको ये चिटफंड मिला यूएस के रूप में। यूएस को साउथ एशिया में एक अलाई चाहिए था और पाकिस्तान को चाहिए था कोई ऐसा जो कि उसको पैसे दे सके। तो बन गए दोनों एक दूसरे के ट्रांजैक्शनल दोस्त। यूएस कई बार अपना एजेंडा पूरा करने के लिए अपनी आर्मी की जगह मिलिटेंट्स का इस्तेमाल करता है, जिनको वो ट्रेनिंग और हथियार प्रोवाइड करता है और उनसे अपना काम निकलवाता है। जैसे अफगानिस्तान में यूएस ने मुजाहिदीनों का इस्तेमाल किया। तो अब यूएस पाकिस्तान को फंडिंग प्रोवाइड करता रहा, ह्यूमैनिटेरियन एड या फिर इस तरह के और किसी नाम में, और पाकिस्तान बन गया एक कंट्री से एक ट्रेनिंग स्कूल जहां पे ट्रेनिंग होती थी मिलिटेंट्स की। पाकिस्तान को मिलने वाले ये फंड्स इतने बढ़ गए थे कि 1965 तक की जो फंडिंग थी वो पाकिस्तान की जीडीपी का 5% बन गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि हराम का पैसा बहुत दिन चलता नहीं है, और वही हुआ। वहां की सरकार और वहां की आर्मी ने इस पैसे का इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए करने की जगह अपनी जेबें भरने में इस्तेमाल किया।
यूएस ने पाकिस्तान को तब तक फंड किया जब तक उसको जरूरत थी और उसके बाद ये फंडिंग आना धीरे धीरे कम होने लगी। 1989 में जब सोवियत अफगान वॉर का आखिरी साल चल रहा था, उस समय पाकिस्तान को कुछ $452 मिलियन की फंडिंग मिली थी, जो कि 1998 में सिर्फ $5.4 मिलियन पे आकर के रह गई थी। तो फंडिंग कम होने की वजह से इन मिलिटेंट्स को पैसा मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने खुद को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करी और अपनी खुद की इकोनॉमी स्टार्ट कर दी। मतलब जो मन में आया वो करने लगे। तो अब पाकिस्तान जिसने इनको ट्रेनिंग दी थी वो खुद इनसे सफर करने लगा। सिर्फ फरवरी 2023 के अंदर में पूरे पाकिस्तान में 58 से ज्यादा टेरर अटैक्स हुए थे, मतलब टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, जिसकी वजह से वहां का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुका है। इन सब की वजह से पाकिस्तान के अंदर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम हो गया। कोई भी कंपनी अपने आप को इतने अनस्टेबल एनवायरनमेंट में एक्सपोज नहीं करना चाहती थी। कौन चाहेगा कि वहां पे आप ऑफिस बनाओ, पूरा सेटअप तैयार करो और किसी भी दिन एक धमाका हो जाए और सब कुछ तबाह हो जाए। पाकिस्तान को फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर में सिर्फ $1.21 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिली थी और वही कंपैरिजन के लिए इंडिया को इसी पीरियड में $83.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला था। पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत देश है और इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी टेररिज्म की वजह से वहां पे टूरिज्म एकदम नील हो गया है, क्योंकि आपके मन में हमेशा एक डर रहता है कि आप रिक्शा में बैठ के कहीं घूमने के लिए जाओ और डेस्टिनेशन पे पहुंचने की जगह आप ऊपर पहुंच जाओ। पाकिस्तान एक नेट इंपोर्टर कंट्री है, मतलब वहां पे इंपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। पाकिस्तान अपनी जरूरत की मैक्सिमम चीजें बाहर से अपने देश में इंपोर्ट करता है और पाकिस्तान से सिर्फ 2-3 चीजें ही बाहर एक्सपोर्ट होती हैं, जैसे कि टेक्सटाइल और फूड ग्रेन्स, और ये चीजें ग्लोबल मार्केट में कई जगह मिल जाती हैं, तो पाकिस्तान की कोई मोनोपोली नहीं है। करेंसी रेट्स के इतने बुरी तरीके से गिरने की वजह से पाकिस्तानियों के लिए बाहर से इंपोर्ट करना महंगा हो गया है। जो चीज पहले $1 की मिलती थी आज भी वो $1 की ही मिलती है, लेकिन पाकिस्तानियों को पहले $1 के बदले 160 रुपए देने पड़ते थे, आज 260 रुपए देने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ बायर्स के लिए पाकिस्तान से कुछ भी इंपोर्ट करना, मतलब बाहर मंगवाना और आसान हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सस्ता हो गया है और पाकिस्तानियों के पास कोई मोनोपोली नहीं है। तो बायर्स जिस रेट में बोलते हैं उस रेट में पाकिस्तानियों को बेचना पड़ता है, वरना जो थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है वो भी आना बंद हो जाएगा। पाकिस्तान इतनी बुरी स्थिति में इसलिए है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने कभी भी किसी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री को डेवलप करने के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर में फोकस किया ही नहीं। उनका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि कैसे हम एटम बम बना सकते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद पाकिस्तान के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना और महंगा हो गया, लेकिन एंड कंज्यूमर्स को खुश रखने के लिए वहां की सरकार ने सब्सिडी देना बंद नहीं किया। मई 2022 तक पाकिस्तान 31 रुपीज पर लीटर ऑन पेट्रोल, 73 रुपीज पर लीटर ऑन डीजल और 5 रुपीज पर यूनिट ऑन इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से सरकार को हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। महंगा खरीदकर सस्ता बेचने के लिए उनके पास कोई सस्टेनेबल मॉडल नहीं था, उनके पास कोई रिवेन्यू सोर्स नहीं था जो कि इस लॉस को वापस से रिप्लेनिश कर सके, जिसकी वजह से हर दिन वहां के फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे थे। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा था ताकि आम जनता को लगे कि सब चंगा है जी, मतलब वहां की जनता को पता नहीं चले कि देश की हालत कितनी खराब हो रखी है। प्रेशर की वजह से जब सरकार को लास्ट में सब्सिडी धीरे धीरे कम करनी पड़ी तो एक नेशनल लेवल कोलैप्स हो गया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, सब कुछ एकदम अचानक से इतना बढ़ा कि सब कुछ महंगा हो गया और पूरे देश में हाहाकार मच गया। इन सब के साथ कोविड पैंडेमिक के टाइम पे पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन होने की वजह से कुछ भी काम नहीं चल पा रहा था और देश वैसे ही बहुत कमजोर हो गया था इकोनॉमिकली। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई में काम करती है और वहां से कमाने के बाद अपने घर पे अपने लोगों को पैसा भेजती है। तो ये जो पैसा वो भेजते हैं वो जनरली यूएस करेंसी या यूएस डॉलर्स में होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स को एक बूस्ट मिलता है। पैंडेमिक की वजह से उनमें से ज्यादातर लोग या तो घर वापस लौट के आ गए या तो उनका काम छूट गया, जिसकी वजह से अब वो जो पैसा बाहर से आ रहा था वो आना बंद हो गया और इकोनॉमी को एक और बहुत बड़ा ब्लो मिला। इसी के साथ ही पाकिस्तान में लास्ट ईयर उसके इतिहास का सबसे बड़ा फ्लड आया था, जिसने ऑलमोस्ट $10 बिलियन का नुकसान कर दिया। लाखों लोग बेघर हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए और डिस्प्लेस हो गए। ऑलमोस्ट 10 से 12% जो लैंड एरिया है वो फ्लड्स की चपेट में आ गया था। 40 डैम्स, 220 ब्रिजेस और 10 लाख से ज्यादा घर बर्बाद हो गए थे। ये सब ऑलरेडी बहुत है किसी भी इकोनॉमी को गिराने के लिए, और इन सब के साथ पाकिस्तान में एक सिविल वॉर अलग से चल रहा था। बलूचिस्तान के लोग नहीं चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का पार्ट बने रहे, क्योंकि वहां के लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की सरकार सिर्फ वहां से उनके रिसोर्सेज को ले रही है और उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। तो वहां के लोगों ने हथियार उठा लिया है अपने ही देश के अगेंस्ट में और अपनी ही सरकार से वो एक लड़ाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार का बहुत सारा पैसा और बहुत सारा एफर्ट इधर भी वेस्ट होता है।
ये सब कम पड़ रहे थे कि चाइना ऊपर से अलग सवार हो गया। चाइना ने अपने क्लासिकल डेट ट्रैप का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को भी अपने जाल में फंसा लिया। चाइना पाकिस्तान को तब लोन देता है जबकि उसको कहीं और से लोन नहीं मिलता है, लेकिन ये जो लोन होता है ये कम ड्यूरेशन के लिए और ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे होता है, जिसकी वजह से ये जो लोन है ये अनसर्विसेबल बन जाता है। मतलब इस लोन को टाइम पे रीपे कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है और मजबूरी में डिफॉल्ट करना ही पड़ता है। डिफॉल्ट करने के बाद चाइना हर एक उस चीज को हड़प लेता है जो कि उसके दिए गए लोन के पैसों से बने होते हैं, जिससे कि उस एरिया में उसका कंट्रोल, उसका डोमिनेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो क्लियर है कि पाकिस्तान अभी एक बहुत बुरी क्राइसिस से गुजर रहा है, वहां की इकोनॉमी बहुत बुरे स्टेट में है, तो कोई भी और देश उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है। यूएस अभी भी थोड़ी बहुत फंडिंग भेजता है फ्लड रिलीफ वगैरह के नाम पे, लेकिन ये सब कुछ ऊंट के मुंह में जीरा के फोड़न जैसा है। इंडिया से कभी पाकिस्तान की बनी नहीं या वहां की आर्मी ने कभी बनने नहीं दी, तो बचते हैं चाइना और सऊदी जैसे दोस्त, जो कि कहने को तो दोस्त हैं लेकिन वो हैं एक्चुअली में फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तो इन सब के बीच सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि पाकिस्तान IMF के पास जाए, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाए और उनसे सपोर्ट मांगे अपने आप को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए। तो अब आइए समझते हैं कि IMF के साथ में पाकिस्तान का क्या लेना देना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसे रिजर्व की तरह है जहां पे जो मेंबर्स हैं वो अपनी इनकम का कुछ परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि मेंबर्स में से किसी एक के ऊपर अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस पैसे का इस्तेमाल करके उसको सपोर्ट किया जा सके। और पाकिस्तान IMF का एक मेंबर है, तो IMF पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? IMF ने पाकिस्तान को आज तक 22 यानी कि 22 बार लोन देकर के बचाया है। पाकिस्तान के ऊपर IMF का टोटल जो लोन है वो $13.79 बिलियन के आसपास है। 2019 में $6.5 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज डिजाइन किया गया था पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें से $1.1 बिलियन के नेगोशिएशंस 1 फरवरी 2023 से शुरू होने थे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में IMF के डिग्निटरीज 10 दिन तक रुक के गए और उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान को जो लोन चाहिए था, जो हेल्प चाहिए था, वो प्रोवाइड नहीं किया। IMF का कहना है कि पाकिस्तान उनके दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है। IMF ने पाकिस्तान को इस बार रूल्स की एक लंबी लिस्ट दी है और बोला है कि पहले इसको फॉलो करो और उसके बाद लोन के लिए हमारे पास आओ। इस रूल्स में ऐसी चीजें इंक्लूडेड हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी को कम करना, इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ाना, टैक्सेस को इंक्रीज करना। IMF ने पाकिस्तान के आर्मी ऑफिशियल्स की टैक्स रिपोर्ट भी मांगी है, ताकि ये पता चल सके कि जिस देश में लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वहां के आर्मी वाले विदेशों से इंपोर्टेड कार्स कैसे मंगवा रहे हैं। IMF ने यह भी बोला है कि पाकिस्तान के डिफेंस बजट को कम किया जाए, क्योंकि पहले देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग करने की जरूरत है। डिफेंस तो स्ट्रांग उनका ऑलरेडी है। अब पाकिस्तान के लिए ये रूल्स फॉलो करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर टैक्स को बढ़ाया और सब्सिडी को कम करी तो जो लोग ऑलरेडी महंगाई से और लो इनकम से परेशान हैं उनके लिए जीवन जीना और कठिन हो जाएगा। तो पाकिस्तान आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन में फंसा हुआ है और आर्मी के लोग ये कभी चाहेंगे नहीं कि उनकी टैक्स रिपोर्ट IMF के पास जाए, वरना करप्शन बाहर आ जाएगा और डिफेंस बजट अगर कम कर देंगे तो पैसा वो कमा नहीं पाएंगे। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई नहीं दिख रही है। तो लास्ट ऑप्शन पाकिस्तान के पास यही है कि वो फिर से अपने सो कॉल्ड फ्रेंडली दोस्तों के पास में जाएं और उनसे हाई इंटरेस्ट पर लोन ले, जिसका मैक्सिमम पैसा वापस से करप्शन में इस्तेमाल होगा और ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी और होती रहेगी। IMF बोलती है कि पाकिस्तान को अभी लोन देना सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि अगर अभी लोन दे भी दिया तो पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल अपने आप को इंप्रूव करने की जगह वापस से जनता को प्लीज करने में, पीपल प्लीजिंग में इस्तेमाल कर देगा। और पाकिस्तान के पास ऐसे कोई रिवेन्यू सोर्सेज है नहीं जिससे कि वो ये लोन हमारा टाइम पे वापस कर पाए। तो IMF ने पाकिस्तान को बोला है कि पहले अपने इंटरनल इश्यूज को रिजॉल्व करो और उसके बाद फिर आपको हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ ठीक हो पाएगा? क्या पाकिस्तान इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल पाएगा? क्या पाकिस्तान रिकवर कर पाएगा? हमारे ही देश की तरह पाकिस्तान में भी छोटे मासूम बच्चे हैं जिनकी शिक्षा नहीं हो पा रही है, माताएं बहनें हैं जो कि अपना घर नहीं चला पा रही है, बुजुर्ग हैं जिनको दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं और नौजवान हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और इन सब में इनकी कोई गलती नहीं है, ये सब बस बीच में फंस गए हैं। अब ये कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा, ये एक अलग डिस्कशन का मुद्दा है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि ये सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक हो। पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने जो कि स्टेबल हो, जो कि वहाँ के लोगों के लिए काम करे, वहाँ पे एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिफॉर्म जल्दी से जल्दी आए। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरी कोई बात ऑफेंसिव लगी है तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।